मेरी देवरानी साक्षी 14 साल सर्विस करने के बाद अपने विभाग की हेड बन गई है। उसने अपनी पदोन्नति की खुशी में आज जो पार्टी दी है उसमें उसकी ऑफिस की सारी सहेलियां बहुत सज धज कर आई हैं। मैंने काफ़ी कोशिश कर ली पर मुझसे बातें करने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं थी। उनके बीच चल रहे वार्तालाप के लगभग सारे विषय उनकी ऑफिस की ज़िंदगी से जुड़े थे। उनके रूखे व्यवहार के कारण मेरा मन आहत हुआ। अचानक मैं खुद को बहुत अलग थलग, उदास व अपेक्षा सा महसूस करने लगी थी। मुझे लगा कि ये सब मुझे अपनी कंपनी में शामिल करने के लायक नहीं समझ रही थी। मैं एक तरफ कोने में बैठकर उस समय को याद करने लगी जब मैं भी ऑफिस जाती थी। इन सब की तरह ढंग से तैयार होकर घर से निकलने इतना अच्छा लगता था। ऑफिस में भी नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए इनकी तरह आत्मविश्वास से भरी नज़र आती थी। शादी के साल भर बाद मेरी बेटी मानसी पैदा हुई थी। उसके होने के 3 महीने पहले मैंने नौकरी से त्यागपत्र तो दे दिया था, पर मेरा इरादा था कि जब वह कुछ बड़ी हो जाएगी मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूंगी। मगर वह समय मेरी ज़िंदगी में फिर लौटकर कभी नहीं आया। मानसी के होने के 2 साल बाद मेरे बेटे सुमित का जन्म हो गया। मैं कुछ सालों के बाद नौकरी करना शुरू कर देती, पर अपनी देवरानी साक्षी के कारण ऐसा नहीं कर सकी थी। सुमित के होने के साल भर बाद मेरे देवर वसुराज की शादी साक्षी से हो गई थी। वे एमबीए थी और अच्छे पद पर नौकरी करती थी। हमारी तेज तर्रार स्वभाव वाली सास को साक्षी का देर से ऑफिस से लौटना व रसोई के कामों में बहुत कम हाथ बटाना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण सासू माँ को उसे डांटने और अपमानित करने के मौके बड़ी आसानी से रोज़ ही मिल जाते थे। ऐसा करके सासू माँ साक्षी को दबाना चाहती थी, पर साक्षी दबने को तैयार नहीं थी। इस कारण घर का माहौल कुछ दिनों से ही इतना खराब हो गया कि साक्षी घर से अलग होने की सोचने लगी। साक्षी ने मुझसे एक शाम साफ साफ कह दिया, भाभी मैं अगर नौकरी छोड़कर घर में बैठी तो पागल हो जाऊंगी। मेरे लिए अच्छा करियर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन साक्षी को घर लौटने में रात के 11 बज गए, क्योंकि वो ऑफिस से ही अपने एक सहयोगी की शादी में शामिल होने चली गई थी। उस दिन घर में सासू माँ की बहन का पूरा परिवार भी डिनर के लिए आया हुआ था। साक्षी देवर जी की इजाज़त लेकर शादी के महासमारोह में शामिल होने गई थी, पर सासू माँ से उसने देर से लौटने पर सब मेहमानों के सामने बहुत कलेश किया था। साक्षी अपने कमरे में जाकर ऐसी बंद हो गई कि किसी के बुलाने पर भी बाहर नहीं आई। मैं जब देर रात को उसके कमरे में खाना लेकर गई तो वह छोटी बच्ची की तरह मुझसे लिपटकर बहुत ज़ोर से रो पड़ी थी। तब भावुक होकर मैंने उसे वादा कर लिया, साक्षी तुम घर की चिंता छोड़ो और बेफिक्र होकर नौकरी करो। मेरे होते तुम्हारी नौकरी करने पर कभी अड़चन नहीं आएगी। घर तो मैं संभाल ही रही हूँ और आगे भी संभालती रहूँगी। इस मामले में माँ जी की डांट फटकार को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मगर आज अपने उस फैसले के कारण मेरे मन में गुस्सा, चिढ़ व ग्रहण अंतोष भरा पड़ा था। साक्षी की ऑफिस की सहेलियाँ तो देखकर मन बार बार सोच रहा था कि कितनी चुस्त फुस्त और आत्मविश्वास से भरी नज़र आ रही हैं। ये सब की सब मेरा व्यक्तित्व इनकी तुलना में कितना फीका लग रहा है। अपने व साक्षी के बच्चों को संभालते संभालते मेरी विवाहित जिंदगी के 30 साल निकल गए हैं। उन चारों को ढंग से पाल पोस कर बड़ा करने के लिए सुबह से रात तक चक्कर घिन्नी सी घूमती रही हूँ। इस कारण मुझे इज्जत और वाहवाही तो खूब मिली है, पर मेरा व्यक्तित्व मुरझा सा गया है। यह बात आज मेरे मन को बहुत कचोट रही थी। वैसे मुझे साक्षी से कोई शिकायत नहीं है। उसने अलग तरह से हमारे संयुक्त परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही। बिजली पानी के बिल देवर जी ही भरते रहे हैं। मकान की मरम्मत व रंगोटना सदा उन्होंने ही करवाया है। मेरी बेटी मानसी की पढ़ाई का आधा से ज़्यादा खर्चा मेरे देवर ने ही उठाया था। आज यह बात मन में बहुत ज़ोर से चुभ रही थी कि गृह गृहस्थी के कामों में उलझे रहने से मेरा व्यक्तित्व का विकास रुक गया। तभी तो साक्षी की सहेलियों के साथ खुलकर बात करने में मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर नए लोगों के मिलने जुलने का आत्मविश्वास खो गया है। भाभी किस सोच में डूबी हो? साक्षी ने अचानक पास आकर सवाल पूछा तो मैं चौंक गई। कुछ नहीं, ना चाहते हुए में मेरे स्वर उदास हो गया। फिर भी जो मन में चल रहा था मुझे बताओ ना। वह मेरा हाथ थामकर बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। मैं सोच रही थी तुम्हारी इन स्मार्ट सुंदर सहेलियों के सामने मेरा व्यक्तित्व कितना बौना और बेजान सा लग रहा है।
आज महसूस कर रही हूँ कि मुझे हमेशा के लिए नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अपने मन की पीड़ा को मैंने उसे बता दिया। भाभी, अगर आप नौकरी नहीं छोड़ती तो आज यह प्रमोशन पार्टी ना हो रही होती। आपने घर की जिम्मेदारियां संभाली तो ही मेरी पूरी लगन से मेहनत से ऑफिस के काम कर तरक्की इतनी ऊंची मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। यह जवाब दे साक्षी ने मेरा मूड ठीक करने का प्रयास किया। मैंने साक्षी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर मेरी आंखों से एकाएक आंसू बहने लगे। साक्षी ने पहले अपने रुमाल से आंसू पोंछे और फिर अचानक तालियां बजाकर सब मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। साक्षी, ये क्या कर रही हो? मेरा तमाशा ना बनाना प्लीज़। मैंने उसे रोकने की कोशिश करी, पर उसने तालियां बजाना जारी रखते हुए खुद को मुझे सारे मेहमानों की नज़रों का केंद्र बिंदु बना दिया है। जब सबका ध्यान हमारी तरफ आ गया तो उसने ऊंची आवाज़ से बोलना शुरू किया। मैं आप सबका एक खास इंसान से परिचय कराना चाहती हूँ। मुझे प्रमोशन दिलाने में मेरी लगन और मेहनत के साथ साथ इस इंसान का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप सबको लग रहा होगा कि अब मैं अपने जीवन साथी का गुणगान करूँगी, तो मैं वैसा कुछ नहीं करने जा रही हूँ। वह तो उल्टा हमेशा मुझे डांटते थे कि वे अपनी कमाई का घमंड ना करूँ और आए दिन नौकरी छुड़वा देने की धमकी देते रहते थे। साक्षी के इस मजाक पर मेहमानों का हंसना रुक गया तो वह आगे बोली। आज मेरा बेटा मोहित 10वीं कक्षा में है और बेटी तानिया 12वीं कक्षा में। दोनों हमेशा फर्स्ट आते हैं। आज मैं हर तरह की खुशी और संतुष्ट हूँ। क्या आप सब जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चों की सफलता की खुशियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। मेरे जीवन को अपार खुशियों से भरने के लिए भी एक स्त्री का हाथ है, और वह है ये बहुत सीधी सादी व सबसे सुख दुख बांटने वाली मेरी सीमा भाभी। मैं चाहती हूँ कि आप सब इनका एक बार ज़ोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। सभी मेहमानों ने बड़े ज़ोर शोर से तालियां बजाकर मेरा अभिनंदन किया। सच कहूँ तो इस वक्त मैं खुश होने के साथ बहुत शर्मा भी उठी थी। साक्षी भावुक अंदाज में मेहमानों से आगे बोली। मेरी इन सीमा भाभी के पास सोने का दिल है। इनके कारण से ही मैं शादी के बाद से ही अपने दोनों बच्चों की देखभाल की चिंता से पूरी तरह मुक्त रही हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल से लौटते तो उन्हें किसी आया की डांट फटकार नहीं, बल्कि अपनी ताई जी का प्यार मिलता था। वे सीमा भाभी से ही, जिनके कारण उन्हें हमेशा खाना गर्म और अपनी मनपसंद का मिला। इन्होंने दोपहर का अपना आराम त्याग कर उन्हें होमवर्क कराया। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार इन्होंने ही दिए हैं। मैं आज सीमा भाभी को बताना चाहती हूँ कि हम नौकरी करने वाली औरतों को घर व ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारियों को निभाने हुए मशीन बनकर रह जाती हैं। हमारे चमकदार व्यक्तित्व में बहुत कुछ नकली और बनावटी होता है। मैं अपने बच्चों को कभी इतने अच्छे ढंग से नहीं पाल सकती थी जितना इन्होंने पाला है। मेरी सीमा भाभी ने हमारे इस घर को जोड़ कर रखा है। यह स्नेह व त्याग की जीती जागती मिसाल है। मैं भी कभी नहीं कहा है, पर आज सबसे कहना चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी में तो मैं इनके प्यार, स्नेह और त्याग का कर्ज कभी उतार ही नहीं सकती। पर मैं जो कर रही हूँ उसकी प्लानिंग मैंने और बसु ने कई महीने से कर रखी थी। हमने गोमती नगर के एक कामशीले कॉम्प्लेक्स में एक दुकान खरीदी है, जिसमें भाभी के बनाए और डिज़ाइन किए गए कपड़े बिकेंगे। ये हमारी ओर से एहसानों का बदला नहीं है, प्यार का मान है। भाभी, यह लो सारे कागज़, दुकान आपके नाम पर है। कहते हुए साक्षी ने सीमा के हाथ में एक फाइल पकड़ा दी। आंखों से आंसू बह रही साक्षी ने वहीं सबके सामने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो तालियों की तेज आवाज़ पर पूरा पंडाल एक बार फिर गूंज उठा। उसे प्यार से गले लगाते हुए मेरे मन की सारी शिकायतें, हीन भावना व कड़वापन जड़ से दूर हो गई थी। मुझे परिवार के सारे सदस्यों ने घेर लिया। सबकी आंखों में मुझे अपने लिए प्रशंसा व आदर के भाव साफ नजर आ रहे थे। मेरी आंखों से अब जब आंसू बह रहे थे, वे खुशी और गहरे संतोष के थे। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।